ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। गज़ा में जो इजरायली कत्लेआम चल रहा है उसको 3 माह पूरे हो चुके हैं। इस दौरान हम जानते हैं कि 23,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। वहाँ पे सहाफ़ियों का भी जो कत्ल है उसका एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, लेकिन वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं एक लाजवाल दास्तान है। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मुल्क में पोलियो की मुहिम का भी आगाज़ हुआ है हर सूबे में, लेकिन आज अफसोसनाक खबर आई बाजोड़ से कि वहाँ पे पुलिस की एक टीम पर हमला हुआ है जिसमें 5 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। मुल्क में सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं आज बड़ी अदालत के एक बड़े फ़ैसले से। ख़बर आपने देख ली होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताहयात नाअहली वाला जो पिछली अदालत का फ़ैसला था वो एक तरह से उन्होंने उड़ा के रख दिया है। फ़ैसला क्या है कि सादिक और अमीन की जो तशरीह अब तक चली आ रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी पार्लियामान इसको देखे, वज़ा करे, इसका क्राइटेरिया बताए, इसका प्रोसेस बताए, तब जो है इसको देखा जाएगा। इस फ़ैसले के बाद मियां नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं, और यूँ हम कह सकते हैं कि मियां नवाज़ शरीफ का जो एक एम है चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का, उसकी राह में हायल आखिरी रुकावट भी अब हट चुकी है। आइन की जो तशरीह है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जो पिछली तशरीह थी तकरीबन वो गलत तशरीह थी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी इस तरह अलाउ नहीं कर सकते आपके आइन को इस तरह से इस्तेमाल करें बतौर हथियार। और इससे आज जो कमेंट्री सामने आई है, हमारे जो लीडिंग लॉयर्स हैं, हामिद खान साहब हैं, सलाउद्दीन हैं, रीमा उमर हैं, सब ने इसको वेलकम किया है। और उन्होंने एक तरह से यही कहा है कि हमारे मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग के लिए और मनपसंद लीडर्स लाने के लिए ये जो एक हथियार था, कम से कम ये रास्ता अब लगता है कि बंद हो गया है। तो ये लार्जर बेंच था, फ़ैसला आया 6-1 से। एक जज साहब ने इससे डिसएग्री किया और वो हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, लेकिन अक्सरियत ने इससे एग्री किया और इसको लिखा भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने। तो एक बहुत ही क्लियर चीज़ नज़र आ रही है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो चाहते हैं कि पार्लियामान और पार्लियामान के कवानीन जो हैं वो उसको फ़ौक़ियत मिले। अब ये जो पूरा मामला है ये है आइन की शिक 62(1)(f), राइट, 62(1)(f) जी। अच्छा, अब इसके ये जनरल ज़िया-उल हक का तोहफा है। कई तोहफे हैं ना यार, अब मतलब कितनी जिसे सब्सिक्वेंट सारे पार्लियामान और लीडरशिप ने बरकरार रखा। जी बिल्कुल, जहेज के तौर पे सीने पे इसे लगा। अच्छा, ये आपने हथियार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिल्कुल दुरुस्त है, और इस तरह के कई हथियार हमने माजी में इस्तेमाल किए हैं, उस पर अभी हम आते हैं। अभी जो सियासी माहौल है तो जाहिर है कि हर एक चीज़ का रिएक्शन पार्टी लाइन्स पर है। तो जाहिर है नवाज शरीफ की पार्टी और ये सब कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा हुआ, और वो तो कहते हैं कि जी जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी की गई थी उसको अब रिवर्स किया गया है, चले सही है। पीटीआई जो भी पीटीआई जाहिर है कि कह रहे हैं कि जी ये तो एक पर्सन स्पेसिफिकली आपने किया है, और जहांगीर खान तरीन भी आते हैं, और दोनों आपको पता है कि उनका कोई ख़ास इस वक्त चढ़ी बड़ी नहीं है। वो भी एक तरह से सही है, लेकिन फैसला अच्छा है। तो इस वक्त हो सकता है कि मुस्तकबिल में इमरान खान हो सकता है कि आने वाले कई दिनों में इसका उनको भी फायदा मिले। अक्सर ऐसा होता है। अच्छा है, हमारे यहाँ होता क्या है कि ये जो क्या कहते हैं सादिक और अमीन वाली जो बंदूक उस वक्त आपने फायर की थी जब आप चाहते थे कि यार इस बंदे को यहाँ से हटाना है, अब क्योंकि उनको वापस लाना है तो इस बंदूक से आपने गोलियां निकाल दी हैं और इसको कोने में रख दिया, लेकिन फिर भी फैसला अच्छा है। होता हमारे पास ये है, हमारे यहाँ ये है कि जब एक हवा चल रही होती है ना, सपोज करो यहाँ से हवा चल रही है, क्वेटा चल रही है, तो फिर आप देखते हैं कि फैसले भी उसके मुताबिक आते हैं। ये इंसिनुएट नहीं कर सकते हम। मैं पहली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर जब हवा का रुख चेंज होता है तो ऐसा लगता है कि फैसले भी उसके मुताबिक आते हैं, लेकिन अच्छा फैसला है। मसला सिर्फ ये है कि कोई नया हथियार हमेशा ढूंढा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल यही होता है ना। देखो, मेन तो गेम है एक्सपेरिमेंटेशन की ना, आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपने वो इसीलिए तो मरीज बीमार है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जिसने कभी तक एक कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना। जमहूरियत के R&D में पाकिस्तान सबसे आगे, सबसे R&D है। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, अगलों का काम बढ़ गया ना, अब दे विल हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स। हमेशा यही होता है,
हमें हमेशा ऐसा होता मुदाखलत है। करनी है सियासत में तो कोई और कोई और ढूंढें। तरीका लेकिन ढूंढें। आई एम रियली प्लीज कि अदालत नहीं, ने मैं कह बहुत रहा ही हूं क्लैरिटी के साथ, बिल्कुल बहुत ही मेजॉरिटी लार्जर बेंच यार से ये आप दोनों उन्होंने ये फैसला दिया। बहुत तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह नहीं, वाह नहीं, हो गया। नहीं, मैं थोड़ी लेकिन बहुत- मैं आपको खुशी नहीं है क्या? नहीं, खुशी इनको है। खुशी होती नहीं है कभी। है ही ठीक है, बोले ठीक है Sorry, आप बोले हम चुप हो रहे गया हैं। आप हो बोले। गया हो गया। अच्छा, मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ आपको, मेरा काम है आपकी खुशियाँ बर्बाद करना। हाँ जी मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि एक साहब थे, साकिब निज़ार साहब, जी है ना, जी वो उस ज़माने में 5 रुकनी बेंच ने जी एक कोई रूलिंग दी थी कि ये ताहयात है ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूद बेंच था, जी ये भी है। दोनों मौजूद। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या बात करूँ मैं, हवा का रुख ऐसा। है ये आपने बात की हिस्ट्री की और आपने बात की ये हथियार नहीं चलेगा तो नया हथियार आ जाएगा। अच्छा, ये हथियार जो है हमें विरसे में मिला है और इसमें हम जो कहते हैं ना जी कि फौजी डिक्टेटर्स जो हैं उनको बड़ा शौक़ होता है सादिक और अमीन बनाने का और तो मुल्क को करप्शन से पाक करने का। हमेशा। ना 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 नहीं ना। पहली जो कानून साज असम्बली थी पाकिस्तान की, उसने जनाब प्रूडा का कानून नाफिज किया था, आपको याद होना चाहिए। अच्छा सभी डसे हुए हैं। क्यों पता है ना क्यों कह रहे हैं? अच्छा, मुस्लिम लीग के एंटी उस ज़माने में जो भी प्रूडा के कानून के तहत थे। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार कानून था और मेरा ख्याल है कि नैब तो इसका बच्चा है। वो सब प्रूडा स्टैंड्स फॉर अच्छा, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1949 जबरदस्त है। अच्छा, आगे भी टेस्ट लीजिएगा मेरा, ठीक है। प्रूडा, अच्छा, ये जो है नैब से ज़्यादा मुझे लगता है कि सख्त कानून था। 15 बरस तक सियासत में हिस्सा नहीं लिया जा सकता था अगर फुल फ्लैश किया जाए, लेकिन ये डिस्क्रिशन पे है कि अगर जुर्म कम है तो आगे पीछे भी हो सकती थी सज़ा। इसमें एक टर्म थी सरकारी ओहदों का गलत इस्तेमाल। अब इसको आप यूं भी तशरीह कर सकते थे, यूं भी तशरीह कर सकते थे और यूं भी कर सकते थे, तो इसको इस तरह से जितने भी थे। अच्छा, मज़े की बात है लियाकत अली ख़ान उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब ये हुआ है, तो खुदाई खिदमतगारों के ख़िलाफ़ प्रोडा और एंटी मुस्लिम लीग और ख़ुसूसन जो बंगाली सियासतदान थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ा जम के इस्तेमाल किया। सिंध के, पंजाब में जो भी मुखालिफ थे उस ज़माने में। साहब थे बेसिक इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कह रहा था ना कि आपको याद होगा। अच्छा, नहीं आपको पता होगा, पता होगा, याद तो नहीं जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया सिविलियन काम। अब इन्होंने एक रास्ता खोल दिया, तो अब जब फौजी डिक्टेटर आएगा वो कहेगा भाई साहब मुझ में क्या मसला है, अगर मैं इस तरह की कोई बात करता हूँ। तो अयूब खान का जो मार्शल हुकूमत थी उसने 1959 में एब्डो इंट्रोड्यूस कराया, इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। अच्छा, इसका मकसद था रियासत को करप्शन फ्री बनाना। जबरदस्त। अच्छा, और चूँकि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे सियासतदानों को, तमाम सियासतदानों को, इसलिए कि जो अपना अयूब खान एलर्जिक थे बेसिकली, सियासत से नहीं, सियासतदानों से एलर्जिक थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 7 बरस के लिए वॉलंटरली विड्रॉ हो जाएं सियासी सरगर्मियों से, तो हम जो चार्जेस हैं आपको भी पता है आपने क्या क्या किया है, तो हम वो आगे पुश नहीं करेंगे। यहाँ अगर आप उसूल की अड़ने की कोशिश करेंगे तो ये चार्जशीट है, तो उसके मुताबिक कानून जो भी फैसला करेगा वो कानून है दोनों सूरतों में। कानून। अच्छा, इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नाम था वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब थे, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। उन पे भी ये प्रूडा का जो है कुल्हाड़ा चला, और उसके अलावा जमात इस्लामी, क्या नैब, अवामी लीग, मतलब नेम एनीथिंग, वो सब हो गया। ये तो अयूब खान की देन है। उसके बाद भुट्टो साहब ने 1973 का आइन बनाया, बहुत अच्छी बात है। एमरजेंसी उसके बाद नाफिज हुई, वो एक अलग मसला। उन्होंने भी 1976 में 2 कवानीन लागू किए गए, होल्डर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज प्रिवेंशन एंड मिसकंडक्ट एक्ट, और दूसरा था फेडरल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स एक्ट। अच्छा, 76 में चूँकि नाफिज हुआ था, 77 में उनका पत्ता ही गोल हो गया, तो वो
उनको मतलब वो 77 के इलेक्शन को जहन में रख के। हाँ, लेकिन उस ज़माने भुट्टो साहब के जहन में ये होता था कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत ही वो काम निकाल लेते थे, जैसे आजकल हो रहा है। अच्छा, फिर आ गए जनरल ज़िया साहब आपके। उन्होंने कहा कि जी, पहले तो उन्होंने कहा जी 90 दिन में इंतखाब, फिर अचानक किसी ने उन्होंने कहा भाई साहब कैसे, ये तो वही लॉट है, करप्ट लोग हैं, ये फिर आ जाएंगे। उन्होंने कहा ना, अच्छा। तो फिर उन्होंने एहतसाब पहले और फिर इंतखाब। तो मार्शल रेगुलेशन के तहत 2 जो ऑर्डिनेंस हैं वो जारी किए गए और फिर इस्लामिक टच नहीं, वो बात की बात 77 की बात कर रहा हूँ मैं, आते ही, यानी 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे। 16 अक्टूबर को कैसे इलेक्शन मुलतवी करें, कोई बहाना चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो फिर वैसे ही सूरत हाल होगी और मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। वो एहतसाब उनकी मौत तक ही चलता रहा और तरह तरह से वो चलता रहा, आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये ज़िया के बाद 1996 में, नहीं सॉरी, मैं जो पूछ रहा था, जो सादिक और अमीन वाला जो मामला है, हाँ, वो जो उन्होंने वो शरीयत को उसमें लेके आ गए, वो सब वो इसी टाइम या इंडक्शन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 62(1)(f) जो है ये वो अर्ली 80s। अच्छा, फिर उन्होंने ना सिर्फ ये एहतसाब के जंजीर बांधी, फिर गैर जमाती निज़ाम से यकीनी बनाया कि कोई सियासतदान जो है वो उभर के उनके लिए चैलेंज पैदा ना कर सके। अच्छा, ये हो गया, ये फिर चलता रहा। फिर मलिक मेराज खालिद साहब, जो कि पर्सनली बड़े इनकलाबी, उसूली, ईमानदार आदमी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने एहतसाब ऑर्डिनेंस 1996 जारी किया और चीफ एहतसाब कमिश्नर की पोस्ट पहली दफ़ा उनके दौर में आई और फिर इसको पॉलिश किया मियाँ नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत ने, जो 97 में आई है। एहतसाब एक्ट मंजूर किया, एहतसाब ब्यूरो बनाया, सैफुर रहमान आपको याद होगा, कैसे भूलें हैं। अच्छा, एक जज भी थे जस्टिस क़य्यूम, जी, वो भी याद होंगे, मीर शकीलुर रहमान भी याद है, सब कुछ, मीर शकीलुर रहमान भी याद होंगे, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के साथ जो होने वाला था हुआ, वो भी आपको याद होगा। लेकिन फिर नवाज शरीफ जो हैं एहतसाब करते करते नज़र हो गए जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, तो परवेज़ मुशर्रफ ने उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके तो नैब का जो ऑर्डिनेंस है वो जारी कर दिया, जो कि आज तक कितनी हुकूमतें आईं और गईं मगर नैब अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। फिर उन्होंने मज़ीद पत्ता काटने के लिए एक शर्त लगाई कि जी जो जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेगा सियासतदान वो BA पास होना चाहिए। हाँ, तो जितने भी तालीमी याफ्ता बहुत से सीनियर सियासतदान उनको निकाल दिया, कईयों ने मदरसों की जाली डिग्रियां भी ले ली, वो भी नाअहल हो गए, उनके बच्चों को खड़ा कर दिया। हाँ, बच्चे खड़े हो गए। तो इसकी वजह से फ़ायदा ये हो कि एक नई नस्ल आ गई हुक्मरान तबके की, इस शर्त की वजह से। अच्छा, अब हुआ ये है कि 75 साल में 11 बड़े एहतसाबी कवानीन और एहतसाब के 3 इदारे वजूद में आए हैं, लेकिन आज तक करप्शन या नाअहली या मिसकंडक्ट वगैरह कितना दूर हुआ ये आपको सबको पता है। और सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले में जो कि उन्होंने किया था ख्वाजा साद रफ़ीक की दरख्वास्त ज़मानत पे, ये थे जस्टिस मकबूल बाकर की क़यादत में एक 2 रुकनी बेंच बना था। उन्होंने जो फ़ैसला है उसमें एक नोट बड़ा इंटरेस्टिंग था 2020 में कि जी उन्होंने कहा कि पूरी तारीख़ में ऐसे कवानीन ने सियासत और रियासत को शफाफ बनाने की बजाय मज़ीद ज़वाल और अफरा तफरी पैदा की, ये कोर्ट कह रही है, क्योंकि इन कवानीन का मकसद बेकायदगी या बदउनवानी के ख़ात्मे से ज़्यादा मुखालिफिन को दबाना, नीचा दिखाना या फिर रास्ते से हटाना। हाँ, अच्छा, तो खूबसूरत बात जो है ना इन सारी चीज़ों के बारे में वो ये है कि इसको पैकेज कैसे किया जाता है। अब जैसे कि आपने जिक्र किया ना वो डिग्री वाली चीज़, तो जब ये आई मुझे याद है कि कितना रिएक्शन, मैंने भी खुद सोचा, मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तो बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब यार जाहिलों से हम हुक्मरानी कराओगे यार, ये क्या मतलब, बंदे के पास मतलब ग्रेजुएशन ही नहीं है और ये कानून साजी करेगा। मसला है कि और इससे तो आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, लोग कहेंगे कि तो आप क्या चाहते हैं कि जाहिल हुक्मरान हो, आप जाहिर है आप कहोगे नहीं, कौन चाहता है, वो क्लासिक था ना, डिग्री है। अच्छा, उस वक्त उसका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन फिर बाद में आप थोड़ा सोचते हो या थोड़ा सा जूम आउट करते हो या अपने जज्बात काबू में आते हो तो बंदा सोचता है कि यार असल गेम तो ये थी नहीं, दिस वाज नॉट अबाउट एजुकेशन, दिस वाज अबाउट कि यार इनको हमने हटाना है किसी तरह। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसकी नीली आंखें नहीं है वो इलेक्शन नहीं आ सकता, तो 90% लोग तो निकल गए ना यार भाई। अच्छा, दूसरी चीज में है ना,
अच्छा दूसरी चीज, जब भी एहतसाब की बात हुई है, मैं तो जब से ही देख रहा हूँ क्या आर्ग्यूमेंट होती है, तो क्या आपको करप्शन पसंद है? तो फिर आप करप्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन गेम ये तो होती ही नहीं है यार। लेकिन अभी खान साहब भी तो जेल में है ना यार। वो समझते हैं कि नहीं ये करप्शन नहीं, वो होते स्पेशली ये जो पिछले साल गुजरे हैं ना कि चौक पे लटकाओ, फांसी दो, चीन जिस तरह से करप्शन से डील करता है। 5-6 सालों बाद आप दोबारा देखेंगे एक और चीज होगी और लोगों का रिएक्शन यही होगा। मैं आपसे एक दो सवाल है। अच्छा, एक तो है कि 58 2B होता था एक जमाने में, याद है? 58 2B, जिस तलवार से कई पहला जुनेजो साहब का था, फिर बेनजीर भुट्टो और फिर नवाज शरीफ। हाँ, गुलाम फारूक लगारी ने भी सर उड़ाया, फिर उसके हाथ से उनके हाथ से तलवार ले ली। और ये चीज सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि सर अब ये हम साइड पर रख रहे हैं। क्या इसको भी हम उसी स्केल पर देख सकते हैं? ये जो आज का फैसला देखिए, जो हथकंडे रहे हैं ना, हथियार तो हर तरह के, मतलब इम्पोर्टेंस के लिहाज से और वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका कि मार्शल लॉ नहीं आए तो ये जब हम चाहें किसी को कान से पकड़ के बाहर निकाल दें। हाँ। और आईनी तरीका हो। 58 2B वही था। और ये भी जो हमने देखा जिस तरह से ये अब्यूज हुआ, ये क्लॉज, वो भी यही था कि आप लोगों का ईमान चेक कौन सा क्लॉज अब्यूज नहीं हुआ? हर एक क्लॉज अच्छा, कुछ क्लॉजेस तो बनते ही हैं ताकि अब्यूज हो। अच्छा, अब जैसे ये अब 62(1)(f) पर जाते हैं, इसकी बड़ी सुबह से मैं सुन रहा हूँ 62(1)(f), मुझे भी गूगल करना पड़ा, इसका मतलब क्या है, ताकि इतना जहालत को एक्सपोज नहीं करना चाहिए ना लोगों के सामने। तो मैं इसको एक अपने अंदाज से देखना चाह रहा हूँ कि फर्ज करें कि इसको आप कहें कि यार जैसे ज़रार है वो बड़ा खबीस है, हाँ, और हम चाहते हैं कि हमने डिसाइड कर दिया कि खबीस है, इसको यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो। तो क्या ये है कि यार देखो खबीस होगा बेशक, लेकिन खबासत को किस फीते से नापा जाए? उसका मेयार क्या है? मेयार क्या है? उसका पैमाना क्या है? वो एग्जैक्टली ये है ना, वो पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि आपने तय करना है कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, रूल्स तो बनाओ ना। देखिए, सादिक और अमीन की इस्तिलाह तो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए इस्तेमाल हुई है ना, उसके बाद आप इंसानों से एक्सपेक्ट करें कि आपकी वही सिफात होंगी तो इम्पॉसिबल नहीं। और कौन डिसाइड करेगा? और कौन डिसाइड करेगा? दूसरा इंसान डिसाइड करेगा जो खुद कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो होनी चाहिए ना यार। तो नहीं, तो ओवरऑल अच्छा है। आई थिंक ओवरऑल ये बेहतर है, अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने वापस बॉल पार्लियामेंट की कोर्ट में डाला कि आप ही ने तय करना है। हाँ। हम नहीं तय करेंगे, कोई और नहीं तय करेगा। आप अगर ये कानून चाहते हैं तो आप इसको डिफाइन कर दें। ये अच्छा है। 5 रुकनी बेंच का फैसला था हयात नाअहली का, 7 रुकनी बेंच ने 5 साल में मुक़य्यद किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए कल की गारंटी नहीं दी जा सकती कि 9 रुकनी बेंच जो है उसका फैसला किया। ये बिल्कुल हो सकता है हमेशा, या और अक्सर ऐसा हम नहीं देखते, अगर कोई बहुत क्रिएटिविटी इस्तेमाल की जाए तो शायद कोई नया हथियार वो किया जाएगा। लेकिन जो भी है, जो मैंने जो थोड़ा एक लीगल व्यू देखा है वो ये है कि अगर कोई कल चैलेंज कर देता है ये जो एक्ट पास किया था कि 5 साल होनी चाहिए सजा, तो फिर ये पेंडोरास बॉक्स दोबारा भी खुल सकता है। तो कोई चीज हतमी नहीं है इस मुल्क में। लेकिन आज की खबर अच्छी है, बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। जितना हमारी रियासत ने जमहूरियत पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाया, अगर वो मईशत पे लगाते तो आज हम सिंगापुर के बराबर। ये कम से कम इतनी R&D के बाद कोई प्रोडक्ट तो सामने लाओ मार्केट में यार, ये क्या है। चले एक वक्फा ले लें। पाकिस्तान आज भी दुनिया के उन 2 मुल्कों में शामिल है जहाँ पे पोलियो अभी भी है और हम उसको ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं। पिछले साल भी पाकिस्तान में 6 केसेस सामने आए थे पोलियो के। आज से पूरे मुल्क में एक भरपूर मुहिम शुरू हुई है, एंटी पोलियो वैक्सीन मतलब एंटी पोलियो मुहिम शुरू हुई है। लेकिन उसमें फिर आज काफ़ी अफसोसनाक खबर आई बाजौर से कि वहाँ पे सिक्योरिटी जो थी पोलियो टीम की, उसमें एक रोड साइड बॉम्ब में कम से कम 5 पुलिस वाले शहीद हुए, 20 ज़ख्मी हुए हैं। 27 हो गए हैं, मतलब आम शहरियों को मिला के 27 ज़ख्मी हुए हैं। जो डिटेल सामने आई हैं पुलिस की तरफ से वो यही है कि ये जो है एक रोड साइड बॉम्ब था जिसमें बज़ाहिर लगता है कि टारगेट पुलिस वाले थे। ये पूरी तरह वाज़े नहीं है कि ये पोलियो को निशाना कर रहे थे या क्या कर रहे थे, लेकिन जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। और ओवरऑल भी हम देखें तो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है, अगर आप देखें कि पाराचिनार कुरम में क्या हुआ है, तो वहाँ पर एक बस के ऊपर फायरिंग हुई कल। और मतलब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, अभी पूरी तस्दीक नहीं हुई कि कुछ कहते हैं कि उनको रोका गया, शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, कुछ कहते हैं कि सिर्फ फायरिंग हुई है। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। और जिसमें रुकैया नजफ एक फीमेल मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ 4 और लोग
जान बहक हुए हैं, कत्ल किए गए हैं। अच्छा, अब और आज की खबर भी मैं ऐड कर दूँ, पेशावर का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी, ये भी है, वहाँ भी दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ है। CTD के एक एहलकार जो हैं उन्हें शहीद किया गया है, 3 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में एक फ़ौजी शहीद हुए। जी अच्छा, अब अगर आप थोड़ा जूम आउट करें पारा चेनार से, तो पिछले अगर आप 10-12 दिन ले लें, 5 सेक्टेरियन हमले हुए हैं एक तरह से। एक अहले सुन्नत वल जमात अभी भी कलअज़म है या क्या है, मुझे उसका स्टेटस नहीं याद रहता, अभी याद नहीं रहता। मई से हो रहा है ये सारा, हाँ मई से हो रहा है। अहले सुन्नत वल जमात के एक लीडर को इस्लामाबाद में कत्ल किया जाता है। वो डायरेक्टली ब्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि जी ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप्स इसके पीछे हैं। पारा चिनार में अच्छा क्या हो रहा है अभी, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक है अल आयशा ब्रिगेड जो तालिबान लिंक्ड है, और एक है फिर ज़ैनुबियून जो ज़ाहिर है ईरान लिंक्ड है। अब ये भी इतलात के मुताबिक शामिल आए हैं, क्योंकि मैं इफ्तिखार फिरदौस की भी टाइमलाइन देख रहा था, तो उनका भी यही कहना है कि देखें, अब हमारी जब भी बात हुई है कुरम पे या किसी पारा चिनार से किसी से हम बात करते हैं, तो हमेशा एक बात पर वो को स्ट्रेस करते हैं कि यार इसमें कोई मकामी लोग नहीं है, ये कहीं और से लोग आ रहे हैं, कहीं और से लोग आ रहे हैं। क्या ये अभी तक सच है, हमें नहीं पता, क्योंकि अब देखिए कि चीज़ें बढ़ती कैसे हैं। जैसे एक छोटा सा जख्म है आपके ऊपर, एक छोटा सा कट है, और कुरम और पारा चिनार में बुनियादी मसला क्या है यार, एक इंतजामी मसला है, ज़मीन का मसला है। 40 साल से चल रहा है। शुरू वहां से होता है, आप उसका इलाज नहीं करते तो फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होती है ना, वो इसके अंदर दाखिल करती हैं। हो सकता है मेरा मफादी इसमें होके ही चलता रहे, हो सकता है। अब इस पर बात आई तो फिर जाहिर है कि जब इस तरह की एक अपटिक होती है वायलेंस में, और अभी हाल में ही मौलाना फजल रहमान ने कहा है ना कि सर इस तरह आप इलेक्शंस कैसे करा सकते हैं, तो एक जहन में एक सवाल तो आता है कि क्या इसको एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शंस को। तो आपको पता है कि मौलाना साहब अफगानिस्तान गए हुए हैं, मौलाना साहब, और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि वो TTP या उनके जो ताने बाने वाले जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। पता नहीं, तो टीवी वाले उनके पीछे लगे हुए हैं, टीटीपी वाले यहाँ पे उनके पीछे लगे हुए हैं, तो वहां पर उनसे बात करेंगे। मुझे ये भी सुनने को मिला है कि मुल्ला हैबतुल्लाह नहीं मिलेंगे उनसे। हाँ, अब इस तरह के ट्रिप से क्या सॉल्व होगा? अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्ला हसन, उनसे मुलाकात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, 11 रुकनी वफ्द गया है, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई अफगानिस्तान ने यकीन दिलाया कि हमारी तरफ से कोई इनकर्जन या कोई मुदाखलत या किसी ग्रुप को हम इजाज़त कतई नहीं दे सकते कि वो बरादर हमसाया ममालिक में जाके कोई कार्रवाई करे। तो आप अपने तरफ हिसाब किताब देख लें, और तिजारत जो सस्पेंड की उसको प्लीज़ सियासत से ना जोड़ें, और जो अफगान महाजरीन हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर सलूक करें। तो ये उन्होंने उन्हें लिस्ट दे दी है मौलाना फजल रहमान को। तो उन्होंने कहा जी मैं आपकी बातें जो हैं हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचा, जो बातें उन्होंने खुद भी हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा, ये तो बज़ाहिर बातें हैं, लेकिन अब ज़ाहिर इस वक्त क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी, क्या पैगाम लेके गए हैं, उसका क्या होगा वो तो बाद में पता। लेकिन ये चीज़ वाज़ेह है कि वो इंतखाबात नहीं चाहते कि हों फरवरी में। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि ये जो पिछले हफ्ते कोशिश हुई, कुछ सेनेटर्स ने एक शरारत की, उन्होंने एक करारदाद पास कर दी कि जी इसको मेरे मौक़िफ़ की तायीद, और बहुत ही मज़ाहिया आवाज़ दिया उन्होंने कि जी कि गैस नहीं है और पता नहीं बिजली नहीं है, रोड ठीक नहीं है, और वो सब पहले बनेगा तो फिर इलेक्शन होगा। तो खैर ये अच्छा था, पहले एहतसाब फिर इंतखाबात, पहले मतलब रोडों की मरम्मत, पहले गर्मी फिर जो भी इंतखाबात। तो अच्छा, दूसरा जो अभी आप बात कर रहे थे, मेरा जहन चला गया पीछे 10 साल। मैंने कहा एक वक्त था कि वो अमेरिकन और करज़ई रोते थे दिन रात कि जी वो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उल्टा हो गया है, हम जा रहे हैं वहाँ पे बार बार के यार भाई बंद कर दो, इस सरहद को जो है थोड़ा सा इसको ऑनर करो, लोगों को ना आने दो, एंड द टेबल्स। यार ये बताओ, फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल हुए है ना, उस फरवरी में तो शदीद गर्मी होगी। एक दफा नहीं हुए वो, पूरा कितने इलेक्शन हुए फरवरी में? दिसंबर 1970 में इलेक्शन हुए थे, जाहिर है गर्मी का उस वक्त तो मतलब पीक समर की बात कर रहे हैं, जब 40 डिग्री तक टेंपरेचर जाता है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुई है शहादत, उसके बाद भी फरवरी में हुए थे। और यहाँ तो दहशतगर्दी भी और सर्दी भी। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी पोलियो टीम की, मैं ये भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि इन तमाम हालात के बावजूद हमारे यहाँ बाज़ लोग हैं जो सर्दी हो गर्मी हो जो भी हालात हो, जान हथेली पर रखकर वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं। ये पिक्चर्स आज सोशल मीडिया पे चल रही थी, बलूचिस्तान की पिक्चर्स हैं, वहाँ पे सख्त सर्दी है इस वक्त, और वहाँ पे ये टीम्स देखें,
कि फिर भी घर घर जाके अपना काम कर रही हैं। जब मैं ये देखता हूँ तो ये जो हमारे यहाँ है ना कि डूम एंड ग्लूम हर वक्त, तो मुझे थोड़ा सा हौसला होता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। उन सियासतदानों को ये तस्वीरें दिखाएं जो कह रहे हैं फरवरी में सर्दी बहुत होती है। हाँ देखिए, जब ये हो सकता है, इनमें ये जज्बा है तो बहुत कुछ हो सकता है। वो जब सर्दी की बात करते हैं उनका मतलब है कि हमारा जो घर का एसी है ना वो सिर्फ 16 पे चलता है। यार कई उन लोगों को जो सर्दी की बात कर रहे हैं उन्हें मलेरिया का चेकअप भी कराना चाहिए कि कपकपी उसकी वजह से तो नहीं तारी हो रही। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं गज़ा की, जहां पिछले 24 घंटों में, सिर्फ पिछले 24 घंटों में 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है और 1000 से ज़ायद को ज़ख्मी किया गया। जब मैं ज़ख्मी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उंगली पर चोट लग गई है या मुंह से खून निकलता है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ की बात हो रही है। किसी के हाथ ज़ाया हो गए, किसी के पैर ज़ाया हो गए, कुछ अंधे हो गए हैं, ज़िंदगी भर तक माजूर रहेंगे अगर उनकी जानें बच गई, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अब भूख से भी लोग मर रहे हैं, ठंड से भी लोग मर रहे हैं और वहाँ पर वबाएं भी फैल रही हैं और प्यास से कुछ प्यास से भी, पानी भी नहीं और आपके ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके पास पैराडोल ही नहीं है, एनेस्थीसिया ही नहीं है। और शुहदा में शामिल हैं हमजा अल दादू। हमजा अल दादू कौन है? ये है अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ वाइल अल दादू के साहिबजादे, जो उनकी तरह भी अपने अब्बू की तरह भी सहाफ़ी थे, बनना चाह रहे थे, नाम अपना बनाना चाह रहे थे इसी शोबे में। आज उनको भी कत्ल किया गया है। वाइल अल दादू के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। अक्टूबर में इज़राइल ने उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके बेटे और उनके पोते को बमबारी में कत्ल किया और उसके दूसरे दिन वाइल अल दादू दोबारा ऑन एयर थे और लाइव थे। उसके बाद ये गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, इन पर फायरिंग हुई और इनके कॉलीग को कत्ल किया गया और इनको ज़ख्मी किया गया। कॉलीग उनके जो थे, उनके साथी थे, वो एकदम नहीं मरे, वो एक हस्पताल में बंद हो गए और क्योंकि इज़राइल ने किसी को वहाँ आने की इजाज़त नहीं दी तो ही ब्लेड टू डेथ। उसके अगले दिन वाइल अल दादू दोबारा ऑन एयर थे और अब इनके दूसरे बेटे हमजा को भी कत्ल किया गया है और उसके अगले दिन नमाज जनाजा के बाद वो एक बार फिर काम पर वापस आ गए हैं, लाइव हैं और ऑन एयर हैं। और मसला ये है कि इस तरह के सहाफ़ियों को आप कत्ल कर सकते हैं, आप उनको खामोश नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैसे, तनख्वाह, हमारी तरह ये पैसे, तनख्वाह और शोहरत के लिए काम नहीं करते, ये वज़ीर या मुशीर बनने के लिए काम नहीं करते। इनका काम है सिर्फ कि जो सच है, जो हकीकत है, वो आप तक पहुंचाएं। और मेरा ख्याल है कि वाइल अल दादू, मुझे ख्याल नहीं है, मुझे यकीन है कि अगर ये यूक्रेनियन होते, फर्ज करो, तो इनको वाइट हाउस में बुलाया जाता, सारे कांग्रेस में जितने भी वो वॉर क्रिमिनल्स हैं वो उठ के तालियां बजाते, हर मैगजीन के कवर पर होते। और इससे मुझे याद आया कि 2022 में जब ये यूक्रेन का सिलसिला थोड़ा सा तेज चल रहा था, तो ज़रा दिखाएं, पुलिट्जर प्राइज होती है ना, पुलिट्जर प्राइज हमारे लिए वर्ल्ड साफियों का नोबेल प्राइज है। उन्होंने किसको मेंशन किया? यूक्रेन के सहाफ़ी, क्योंकि आप लोग इतने बहादुर हैं और आप रूस के प्रोपेगेंडा को खुल के आप सामने खड़े होके आप उनके साथ उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको ये पुलिट्जर प्राइज जाती है। जरा मैं कहता हूँ वो अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल अच्छी हमारे दोस्त हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं और यही हालात हैं सर। लेकिन आप ये आपको नजर, इधर तो रिकॉर्ड कायम हो गया है कितने साफी। जी, आप फिक्र ना करें, एंटनी ब्लिंकन साहब को नजर आ रहे हैं, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन साहब आपको पता है इस वक्त दौरे पर है ना। वैसे तो मुझे लगता है कि उनको 24 घंटे दौरे ही होते हैं। एंटनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो, आप मुझे पता है आप उनको पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें बड़ी मज़ेदार कही हैं। बताएं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो फ़लस्तीनियों के बारे में इसराइली कह रहे हैं ना कि हम इन्हें निकाल देंगे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हर फ़लस्तीनी को जो गज़ा का है उसको दोबारा अपने घर में जाने का हक़ है। बिली ब्लिंकन साहब अबू धाबी के सदर से उन्होंने कहा है कि अमेरिका आज भी 2 स्टेट जो सलूशन है उससे कमिटेड है।
अच्छा, वो आज ही 2 और सहाफ़ी भी हैं जिनकी, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, लेकिन अभी एंटनी ब्लिंकन ने वाइल अल-दादू के साहबजादे के बारे में क्या कहा है वो इससे भी बेहतर है। वो कहते हैं कि यार तो मुझे बहुत बहुत अफसोस हुआ है फॉर दिस अनइमेजिनेबल लॉस, और क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि इसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक बार नहीं बल्कि बार बार इसके साथ ऐसा हुआ है, पता नहीं किसने पता नहीं, और ये एक अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी है यार। ब्लिंकन भाई, ट्रेजेडी होती है कि बंदा कैंसर से मर जाए, ट्रेजेडी होती है कि मैं सीढ़ियों से गिर जाऊं, मेरा गर्दन टूट जाए, या मैं कार एक्सीडेंट में मर जाऊं। यहाँ आपके दिए हुए असले और बॉम्ब के साथ इनको कत्ल किया जा रहा है। ये ट्रेजेडी नहीं है यार। अब अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि एक तरह से ब्लिंकन ने ही इनको मरवाया है। क्यों? क्योंकि 13 अक्टूबर को ब्लिंकन की बात होती है कतर अमीर ऑफ कतर से, ठीक है, दोहा में, या फोन पे बात होती है, मुझे नहीं पता। और इजराइल के कहने पर वो उनको मैसेज देते हैं कि जी अल जजीरा को कहो कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखे, और उसके 2 हफ्ते बाद उड़ा दिया जाता है। तो ब्लिंकन को पता है। अच्छा, इजराइली इस बात में थोड़े से ज्यादा ईमानदार हैं, क्योंकि एक इजराइल के चैनल 13 के जर्नलिस्ट हैं ज़वी ज़ेहेज़ के लिए, जिन्होंने एक ऑनलाइन पोल भी चलाया था मुताज़ अज़ीज़ाई के बारे में। मेरा ख्याल है कि क्या बेहतर नहीं होगा कि इसको जन्नत भेजा जाए। अच्छा, कायदा। उससे जब पूछा गया कि जी ये जो हमले हो रहे हैं क्या इजरायली फौज को पता नहीं होता, उससे कहीं नहीं, जनरली हमें पता होता है कि क्या टारगेट है। जैसे अब ये पहले हमले की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इस हफ्ते हमें पता है कि आज हमें पता है कि एक अल जजीरा के सहाफ़ी की फैमिली को हमने टारगेट करना था। वो खुल के कहते हैं कि हाँ जी आपको हम कत्ल करने आए हैं, हमने ही किया है, और ये लो मैंने सेल्फी भी ली है तुम्हारी लाश के साथ, कर लो जो करना है। एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका उस बंदे की तरह हैं जो आके तुम्हें कत्ल करेगा और फिर आपके ही नमाज जनाजा की इमामत करेगा। तो आई प्रेफर इन दिस द इजराइलीज ओवर द अमेरिकन। मेरा नहीं ख्याल कि कभी मेरे मुंह से ऐसा जुमला निकलने वाला था, लेकिन निकल गया। अच्छा, वाइल दादू के साथ एक और सहाफ़ी भी थे, मुस्तफ़ा सुराया, और उनकी हालत हमजा अल-दादू के साथ गाड़ी में थी, और उनकी हालत ऐसी है कि ये उनकी वालदा की वीडियो जब उनको बताया गया, उसकी बेटे की लाश वापस ले आई गई, और वो कोशिश कर रही है कि कह रही है इसकी शक्ल मुझे दिखाओ, इसकी शक्ल मुझे दिखाओ। वो मार रही है और लड़ रही है, और वो इसको रोक रहे हैं क्योंकि वो उनको पता है कि इसकी शक्ल कुछ बची ही नहीं है, इसके पूरी जिस्म को ख़त्म कर दिया। और ये सोचो कि ये एक माँ है जिसको अपने शहीद बेटे के चेहरा देखने का भी मौका नहीं मिला। वक्फा लेते हैं, फिर राइट बैक। वेलकम बैक। सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन सहाफ़त नहीं मर रही अभी भी गज़ा में, फ़लस्तीन में। आज की ही बात है कि एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी जो अल अरबी टेलीविज़न के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, अहमद अल-बता, उनके पूरे ख़ानदान को कत्ल किया गया है खान यूनिस में। खान यूनिस में इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है कि जितनी भी फ़ौज है इज़राइल की गज़ा में, उसके आधी अभी खान यूनिस में है, क्योंकि आपको पता है कि ये यासीन सिनवार का ये मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड भी रहा है, उनका घर भी यहाँ है। तो ये सिंबॉलिक विक्ट्री भी टारगेट भी है उनके लिए, और मिलिट्री टारगेट भी है। एक और फ़लस्तीनी हैं, टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं, समीर रादी। आज उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी शहीद किए गए हैं जी। और इसके साथ साथ कुछ हैं जो फिर भी कदरन खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत का लफ्ज़ गज़ा के लिए इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सहाफ़ी बिलाल खालिद की आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, और वो कहते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बार मेरा पूरा ख़ानदान मरने से बचा है। 3 मिसाइल हमारे घर के करीब गिरे, और मेरी माँ और मेरी बहन ज़ख्मी हुई हैं, और घर की दीवार उनके ऊपर गिरी है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है। और जाहिर है कि कुछ है जिन्होंने अब इतना कुछ सह लिया है कि वो कहते हैं कि जी अब हमारे से और नहीं हो सका, और जाहिर है कि कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जितनी जुर्रत इन्होंने दिखाई है, हम शायद हम सबको मिला के 100 सालों में हम नहीं कर सके, नहीं हो ही नहीं सकता ना, हम तो इस कैटेगरी में ही नहीं आते ना सर। और वो है सहाफ़ी अनस अल नजर, तो उसने कहा कि जी आज से मैं सहाफ़त छोड़ रहा हूँ, और वो इसलिए है कि अब मेरे चंद ही घर वाले बचे हैं
जिंदा। और मैं चाह रहा हूं कि मैं जितना मेरे पास वक्त है और जितना उनके पास वक्त है, क्योंकि हमें नहीं पता मौत कभी भी आ सकती है, मैं उनके साथ गुजारूंगा। अच्छा, मौत इसलिए नहीं आएगी कि सहाफत छोड़ दी है, नहीं, गजा में मौत जो है वो तो आसमान से जी उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने खानदान के साथ कुछ टाइम स्पेंड। लेकिन यहाँ पे एविडेंस है कि टारगेटेड इन्होंने जर्नलिस्ट पे हमले किए हैं, सब कुछ टारगेटेड, हर कुछ। आप देखो कि बेरूत में जो इन लोगों ने हमला किया था, गाड़ी पे नहीं, वो जो अपार्टमेंट पे, वो सिर्फ उसी अपार्टमेंट को टारगेट किया। तो प्रिसिजन वेपन्स हैं आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब ये तो मेरे ख्याल अब सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ये जब अपने मुंह से कहते हैं कि यार हमारा मंसूबा है कि इन सबको खत्म कर दो और इन सबको निकाल दो, तो फिर इसके बाद हमें अब मजीद एविडेंस क्या चाहिए? आज वो उसी तरह का है, वो हिजबुल्लाह के जो फोर्स कमांडर है, रिजवान फोर्स के जी। और ये इनकी पूरी कोशिश ये इसलिए कर रहे हैं, ये प्रोवोक कर रहे हैं हिजबुल्लाह को, ताकि कोई रिएक्शन आए, ताकि ये बाकायदा इसको फैलाए, और ताकि अमेरिका जो वैसे ही इसके अंदर शामिल है वो मजीद इसके अंदर शामिल हो, मतलब वो एक्टिवली वॉर को ज्वाइन करे। अच्छा, सहाफत पर हम बात कर रहे हैं तो दो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आई हैं, कोई हैरान कुन बातें नहीं है, लेकिन मैं कहता कि आपसे शेयर कर लूँ। एक तो CNN, ठीक है, अब CNN का आपने देखा है, उनकी जो एंकर्स की ट्वीट्स आपने देखी है, उनकी कवरेज, हाँ सही है, 100 में से एक शायद वो कर लेंगे जिसमें थोड़ा सा इंसान दिखा देते हैं फ़लस्तीनियों को, लेकिन वो 100 में से एक है। बैलेंसिंग, इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं मीडिया के बिजनेस में, वो होता है। तो वहाँ पर अब फाइनली एक चीज़ क्लियर हो गई है कि CNN का जो जेरूसलम ब्यूरो है, जिसके बाय द वे जो साबिक ब्यूरो चीफ थे वो इजरायली फौजी थे, ओके, हाँ, जितनी भी इजराइल की खबरें होती हैं वो पहले CNN के जेरूसलम ब्यूरो अप्रूव करता है। जेरूसलम ब्यूरो अप्रूवल किससे लेता है? इजरायली फौज से। तो अगर आप ये वंडर कर रहे हैं ना कि इसके अंदर पैलेस्टीनियंस क्लेम एक्सप्लोजन डाइड सडनली वाले जुमले क्यों आते हैं, क्योंकि वो इजराइल से आते हैं। अच्छा, इनकी पॉलिसी है, और ये बाकायदा स्टेटेड पॉलिसी है, कि अगर कोई एक बमबारी होती है, जैसे आप गजा में आपके घर पे बमबारी हुई, आपको दर्जनों लोग वहां पर शहीद हुए, तो ये नहीं कहेंगे कि इजराइल ने बमबारी की है जब तक इजराइल खुद तस्लीम ना करे कि जी ये हमारी थी। ये दिस इज द थिंग। देखिए ना वो हेडलाइन, यूक्रेन में तो पटाखा फटे तो लोग मर गए, धमाका हुआ, लोग मर गए, अब पता नहीं कि वो कैसे हुआ धमाका। हमास वाले कह रहे हैं कि लोग जब तक वो IDF खुद नहीं, जब तक IDF खुद नहीं करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा ही खूबसूरत है कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। इतने भोले और प्यारे बच्चे हैं यार, मतलब कभी बहुत ज्यादा प्यार आता है मुझे इन पे। और वहां पर अब उनके यहाँ भी यही हो रहा है कि जी हमास हमला करे तो वो मर्डरस है, वो विशस है, वो मैसेकर है। अच्छा, इजराइल करे तो वो कहते हैं इंटेंसिव है, अनरिलेंटिंग है, पनिशिंग है, क्योंकि किसी को सजा दी जा रही है ना, पनिश किया जा रहा है, सख्त है। हाँ, तो एक है साबिक प्रोफेसर, अब उनका नाम जेफ विंच, साबिक प्रोफेसर है हम्बर कॉलेज के, और वो बार बार कंप्लेंट फाइल करता रहता है कनाडा की पेमरा को, ठीक है, वो CRTC कहते हैं उसे। तो कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बाकायदा जवाब दिया, और ये लाजवाब जवाब है। तो उससे पूछा गया, उसने कहा कि जी हमास की रिपोर्ट्स को, हम अटैक्स को हम विशेष इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखें वो मतलब खुद गए थे, हाँ, खुद आमने सामने उन्होंने लोगों को गोलियां मारी और उनको कत्ल किया है। तो ये होता है विशेष और ब्रूटल। इजराइल जब मारता है लोगों को तो वो रिमोटली मारता है। तो देखें, ना मरने वाले को अपने कातिल की शक्ल नजर आती है, और ना ही कातिल को अपने विक्टिम्स की शक्ल नजर आती है। तो इसको हम मर्डरस और ब्रूटल नहीं कह सकते। ये बकायदा उनकी ऑफिशियल। और इजराइल जो गजा में घुसा है वो तो फिर बाय इनविटेशन गया होगा, वो तो बाय इनविटेशन गया है। तो ये जो अभी मैं आपको फुटेज दिखाने वाला हूँ, ये है तो 12 नवंबर की, जब आपको याद है कि इजराइल ने कहा था कि फुल स्क्रीन पर दिखा दें, इजराइल ने कहा था कि जी ये कि जी आप लोग यहाँ से नकल मकानी करें। ये एक फ़लस्तीनी खातून जा रही हैं, उनके हाथ एक छोटे से बच्चे ने थामा हुआ है, अगर टिकर को हटा दे तो नजर आ जाएगा, और वहां पर स्नाइपर इनको गोली मारती है और ये गिर जाते हैं, बच्चा भागने लग जाता है। ये है नॉट विशस, नॉट ब्रूटल और नॉट मर्डरस, क्योंकि दूर से मारा है आपने, दूर से मारा है। और एक और फुटेज ये भी है कि एक जख्मी खातून है, ये देखो स्नाइपर से उसको दूर कैसे भेज रहे हैं, उसको एक रस्सी फेंकते हैं, वो रस्सी को थामती है और फिर इसको वहाँ से घसीटा जाता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बाहर निकले तो इनको गोली मारी जाएगी। क्योंकि हम सहाफ़ियों की बात कर रहे थे, तो अभी मैं मुताज़ अजीज़ाई की भी ट्वीट देख रहा था, जो कह रहे थे कि जी हमारे से तो आप लोग बात ही ना किया करें, हाँ, क्योंकि आप लोग फजूल हैं, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें हर दिन मारा जा रहा है। और अभी वो बड़े
आराम से बता रहा था कि जी मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ से कोई 10 फुट दूर जो भी लोग रोड क्रॉस करने की कोशिश करे जा रहे हैं उनको बाकायदा स्नाइपर्स मारते जा रहे हैं। ये है मुताज़ अज़ीज़ाई की पिछली लास्ट वीडियो जो मैंने देखी है। क्या तो आज हम वैसे बात कर रहे थे कि इज़राइल के अंदर भी काफ़ी कुछ मामला चल रहे हैं, कल उस पर हम बात करेंगे कि ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं और वहाँ पे मुतालबात बढ़ रहे हैं कि भाई जान छोड़ो, तुमने ये मुल्क को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन हर चीज़ रिलेटिव है इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में कि वहाँ पे जो अपोजिशन है वो ऐसा नहीं कि वो अमन चाहते हैं, नहीं, हाँ, वो दूसरा तरीका चाहती है कि यार खामोशी से कत्ल करो इन्हें। हाँ। और जो हुकूमत है वो कहती है कि नहीं खुलेआम कत्ल करो और फिर टिकटॉक वीडियो बनाओ कत्ल करने की। तो नहीं, चूंकि 3 महीने से ये मामला चल रहा है तो इजराइल के अंदर क्या चल रहा है इस पर थोड़ी सी हम नज़र डालेंगे मेरा ख्याल है कल। फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।